वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन। इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन ये क्या है, इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुए थे या फिर स्टेट इलेक्शंस हुए थे, और इसी के 2 साल बाद हमें पूरे इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस देखने को मिले थे। और अगर हम लेके चलते हैं कि ये दोनों के दोनों इलेक्शन, स्टेट वाले और पूरी कंट्री वाले, अगर साथ में हो जाते हैं तो उसी को वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाएगा। और इसके ऊपर जो डिबेट हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये बात पहली बार उठाई गई है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 2018 में इस चीज के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि कैसे सिटीजन्स परेशान होते हैं ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से, और साथ ही साथ ये बहुत बुरी तरह इफेक्ट भी करता है हमारी इकोनॉमी को और डेवलपमेंट को। और साथ ही साथ एक समय ऐसा भी था जब वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता था पूरे देश में। फिर पहली बार 1959 में आर्टिकल 356 लगाया गया केरला में। इस आर्टिकल का मतलब होता है प्रेसिडेंट रूल, यानी वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको हटा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। और इस इंसिडेंट के बाद ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले जिसके वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट ही हटाना पड़ा, क्योंकि देखा गया कि कई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक जा रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिला गया लाल के केस में, जिन्होंने अपनी पार्टी चेंज करी, पहले कांग्रेस से जनता पार्टी, फिर जनता पार्टी से दोबारा कांग्रेस में, और उसके बाद सिर्फ 9 घंटे के अंदर उन्होंने वापस जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। ये इंसिडेंट इतना फेमस था कि इसको आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कुछ स्टेट्स हैं जहां ये अभी भी काम करता है। जैसे ओडिशा की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों स्टेट्स में अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन है, यानी स्टेट के इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस लगभग साथ में ही होते हैं। बट अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन चाहती है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो सबसे पहले इसके जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उनको देख लेते हैं। अगले साल इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस तो है ही, बट साथ ही साथ हमें देखने को मिलेंगे 9 स्टेट इलेक्शंस भी। अब आप सोच के देखो, अगर इतने सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे तो हमारे जितने भी नेता हैं वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको रैली करनी पड़ती है, प्रचार करना पड़ता है। तो नेता लोग अगर रैली में प्रचार में ही बिजी रहेंगे तो काम कब कर पाएंगे, और अगर वो काम भी करना चाहें तो भी उनको इलेक्शन कमीशन रोक देता है। जैसे दोबारा उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं और मानते हैं उसमें इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पे इलेक्शन कमीशन हरकत में आ जाता है और वो स्टेट में लगा देते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सरकार को अपने सारे काम रोकने पड़ते हैं, यानी सरकार कोई सी भी नई पॉलिसी नहीं ला सकती है। और इतना ही नहीं, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा तो उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ऑफ कोर्स ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि अलग अलग इलेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर एक ही साथ इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो वो अभी तक के इंडिया का सबसे महंगा इलेक्शन था, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें बहुत सारा खर्चा लॉजिस्टिक्स का आता है, इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और इलेक्शन कराने के पीछे की सिक्योरिटी पे भी खर्चा आता है। अब वही बात आ जाती है, अगर 20 इलेक्शंस होंगे देश में तो यही खर्चे 20 बार करने पड़ेंगे, बट अगर इलेक्शन एक बार होता है तो खर्चा एक ही बार में निपट जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे देश को। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हॉर्स ट्रेडिंग का ही है, जिसका मतलब है नेताओं को खरीदना या बेचना, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो गवर्नमेंट कोलैप्स की आती है। अगर मान लेते हैं कि इलेक्शन साथ में हुए बट कोई एक सरकार भी गिर गई, तो किसी भी वजह से अगर स्टेट की सरकार गिर जाती है और आर्टिकल 356 लगाना पड़ जाए, तब क्या किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इलेक्शंस तो साथ में होने थे, अब अलग से कैसे कराया जाए। इसके बाद लॉजिस्टिक्स की भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक साथ इतनी सारी ईवीएम मशीन्स वोटर्स के सामने रखनी पड़ेंगी। अब इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब कॉलेज में वोट दिया था तो वहां पे 5-6 मशीनें रखी हुई थी, और एक्चुअली मुझे नॉलेज ही नहीं थी। मुझे बस पता था कि हाँ, प्रेसिडेंट के लिए मुझे किसे वोट देना, बट उसके अलावा किसको क्या वोट देना कोई आइडिया ही नहीं था। तो मुझे जो सिंबल अच्छा लगा बस मैंने उस पर बटन दबा दिया था। बट यही चीज अगर स्टेट के लेवल पे या सेंट्रल के लेवल पे हो तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इतनी सारी ईवीएम मशीन्स अगर किसी के सामने रखी होंगी तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। और इसी वजह से इंडिया के फेडरलिज्म वाले आइडिया को पूरी तरीके से नकार देता है, जिसका मतलब है इंडिया में स्टेट की सरकार अलग होती है और नेशनल सरकार अलग होती है। बट अगर इलेक्शन साथ में हो गए तो इस चीज का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि डेटा शो करता है कि जो पार्टी सेंट्रल जीतेगी उसके स्टेट के जीतने के भी चांसेस 77% हो जाते हैं।
और स्टेट में और सेंट्रल में अलग अलग सरकार का होना कितना जरूरी है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी रिसेंटली ही हमने मणिपुर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी, अब इनको फिक्स करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से ऐसे रूल्स बनाती है, ऐसे रेगुलेशंस बनाती है जो कि पूरे देश पे लागू हो। और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में जहां हर स्टेट की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग तरीके के इश्यूज होते हैं, वहां लोगों का पूरा अधिकार है कि वो एक ऐसी सरकार चुने जो कि सिर्फ उनके स्टेट के लिए एक अच्छा सा काम करके दिखाए। सेंट्रल में जो सरकार है वो तो कर ही रही है, बट स्टेट में भी एक अलग और अच्छी सरकार होनी चाहिए। लास्ट में पैसे की बात करते हैं कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से इलेक्शंस होते हैं उसमें लगभग 10 रुपए पड़ता है हर वोट के लिए, बट अगर सारे इलेक्शंस एक ही साथ हो जाएंगे, सारी ईवीएम्स एक ही साथ रखी होंगी, तो खर्चा घटकर 5 रुपए पर वोट पे आ जाएगा। अब नॉर्मली हम सोचेंगे कि खर्चा तो पूरा घट के आधे पे आ गया, ये तो एक्चुअली बहुत अच्छी बात हो रही है, बट सच्चाई ये है कि इलेक्शन में होने वाला खर्चा उतना भी बुरा नहीं होता। यहाँ मैं इलीगल खर्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सही खर्चे होते हैं उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को अच्छा फायदा ही मिलता है। जैसे लोकल इलेक्शंस में ही आपने देखे होंगे कि कितने सारे झंडे लहरा रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी लोकल शॉप्स होती हैं जिसमें सामान वगैरह की उनकी बिक्री बढ़ भी जाती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो उतना भी बुरा नहीं है, बट इसको एकदम से पूरे देश में लगाना शायद सही नहीं होगा। हो सकता है कुछ ऐसी स्टेट्स हो जहां पे लगाना सही है, और हो सकता है कुछ ऐसी स्टेट्स हो जहां पे ये लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स इस पे प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद ही कोई रिजल्ट आना चाहिए, बट फिर भी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।